हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने नॉर्मन कन्क्वेस्ट टू चौसर तक इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में पढ़ा और इस वीडियो में आप द एज ऑफ चौसर यानी 1340 टू 1400 पढ़ेंगे और इसको अपने दूसरी बात कह सकते हैं, इसको मिडल प्लांटेजेंट पीरियड भी कहते हैं और इसका एक नाम और है एंजीवियन पीरियड भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एज ऑफ चौसर, मिडल प्लांटेजेंट पीरियड, एंजीवियन पीरियड। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कहे मिडल प्लांटेजेंट पीरियड कहाँ से कहाँ तक था तो आप कहेंगे 1340 से 1400 AD तक था। एंजीवियन पीरियड बोले तो भी आप यही कहेंगे कि 1340 से 1400 AD तक था। एज ऑफ चौसर बोले तो भी यही बोलेंगे। ओके, अब अपने बात करते हैं कि एज ऑफ चौसर में हुआ क्या था, एज ऑफ चौसर की जो मेन फीचर्स क्या थी, इस एज की जो मुख्य खासियत जो जिसको बोलते हैं वो क्या थी। नंबर एक ये बात है कि सोशल अनरेस्ट था उस समय, यानी समाज में शांति नहीं थी। उसके बाद अगर बात करें, न्यू रिलीजियस मूवमेंट हुए, धार्मिक आंदोलन हुए, करंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट यानी बौद्धिक इंटरेस्ट की धारा जो है वो बहने लगी। मेन सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च वाज थियोलॉजी, रैपिड पॉलिटिकल चेंज, यानी रिसर्च का जो सब्जेक्ट था वो थियोलॉजी था। थियोलॉजी का मतलब नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, इसके ऊपर रिसर्च होने लगी। रैपिड पॉलिटिकल चेंज हुआ यानी तेज गति से राजनीतिक परिवर्तन हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ मिडाइवल सिविलाइजेशन यानी जो मध्यकालीन सभ्यताएं थी उनका उच्चतम विकास हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें मिड समर ऑफ इंग्लिश शिवेलरी यानी ये अंग्रेजी जो शिवेलरी थी, शिवेलरी का मतलब घुड़सवार योद्धा जो होते थे, उसका मिड समर था। स्पिरिट ऑफ कोर्ट रोमांटिक आइडियलिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन नाइट्स टेल यानी नाइट की कहानियाँ जो थी उसमें कोर्ट की रोमांटिक आइडियलिज्म को एक्सप्रेस किया गया। तो ये हम बात करें मेन फीचर्स ऑफ द एज, यानी एज ऑफ चौसर जो था या मिडल प्लांटेजेंट पीरियड था या एंजीवियन पीरियड था, उसकी जो फीचर्स थी, क्योंकि किसी भी एज की जो फीचर्स होती है वो उस एज के लिटरेचर को प्रभावित करती है, इम्पैक्ट करती है। ओके, लेट अस स्टडी मेन इंसिडेंट ऑफ द एज, यानी इस एज की मुख्य घटनाएं कौन सी थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि मुख्य घटनाएं कौन सी थी। तो द मेन इंसिडेंट ऑफ द एज की बात करें तो बिगनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर इन 1380, 1380 के अंदर 100 ईयर्स वॉर जो है वो शुरू हो गया। बैटल ऑफ क्रीसी ये 1346 के अंदर शुरू हुआ। द ब्लैक डेथ इंसिडेंट, ब्लैक डेथ की घटना जो हुई वो 1348 टू 49 के बीच में हुई। द बैटल ऑफ पोइक्टियर्स ये 1356 में हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें वॉट टेलर का विद्रोह, वॉट टेलर्स रेबेलियन, ये 1381 के अंदर हुआ। तो ये जो इंसिडेंट्स थी इसने भी लिटरेचर को इम्पैक्ट किया। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये इंसिडेंट थी क्या, यानी ये इंसिडेंट कौन सी थी। अगर हम बात करें क्रॉनिकल ऑफ फ्रॉइसार्ट की बात करें तो ये क्या था, पहले तो ये बात क्रॉनिकल्स ऑफ फ्रोसार्ट का क्रॉनिकल क्या कहता है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ फ्रोसार्ट क्रॉनिकल वाज द ऑनरेबल एडवेंचर्स एंड फीट्स ऑफ आर्म्स, यानी जो फ्रोसार्ट का क्रॉनिकल था उसका मुख्य विषय वस्तु क्या थी, साहसिक कार्य थे, फीट्स ऑफ आर्म्स यानी युद्ध की जो कुशलता थी, हथियारों की जो कुशलता थी वो, और 100 ईयर्स वॉर जो हुआ था उसकी विषय वस्तु जो थी वो क्रॉनिकल ऑफ फ्रोसार्ट के अंदर लिखी थी। ही यूज्ड हिज प्रिविलेज्ड पोजीशन, उसने अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन का यूज किया तो क्वेश्चन सेंट्रल फिगर्स एंड ऑब्जर्व की इवेंट्स, यानी जो मुख्य व्यक्तित्व थे उससे प्रश्न पूछने के लिए अपनी जो पोजीशन थी उसका यूज किया गया और जो मुख्य घटनाएं थी उनको ऑब्जर्व करता है। द फर्स्ट हैंड नेरेटिव कवर्स वेडिंग्स, यानी अगर प्रथम दृष्टया उसको देखें तो वेडिंग्स है, उसमें फ्यूनरल्स है, ग्रेट बैटल्स है, वो 1325 टू
1400 के अंदर लिखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो घटनाएं घटित हुई वो कहाँ से, क्रॉनिकल ऑफ फ्रोसार्ट से अपने को ये मिलती है। क्रॉनिकल ऑफ फ्रोसार्ट जो था, फ्रोसार्ट क्या है, अपने आप में एक अच्छी पोजीशन पर था। उसने 100 ईयर्स वॉर के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई उसका जिक्र किया। इसके अलावा जो फ्यूनरल्स थी, वेडिंग्स थी, ग्रेट बैटल्स थे, 1325 से लेकर के 1400 तक सबका मेंशन अपने इस क्रॉनिकल्स में किया। अगर अपने बात करें तो यहाँ पर एक घटना और होती है, वो होती है वॉर विद फ्रांस। फ्रांस के साथ युद्ध हुआ, वो क्या था, इन 1359 इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ 100 ईयर्स वॉर, 100 ईयर वॉर की अर्ली स्टेज में एडवर्ड थर्ड इन्वेडेड फ्रांस। एडवर्ड थर्ड जो था इसने फ्रांस के ऊपर इन्वेड किया, आक्रमण किया। एंड चौसर ट्रेवल्ड विद लायनल ऑफ एंटीवर्प, और उस समय चौसर ने भी जो एंटीवर्प का लायनल था उसके साथ उसने यात्रा करी थी। एलिजाबेथ हस्बैंड था ये लायनल ऑफ एंटीवर्प जो था, एज पार्ट ऑफ द इंग्लिश आर्मी। इन 1360 ही वॉज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सीज ऑफ रेम्स। रेम का जो सीज हुआ उसमें उसको बंदी भी बना लिया गया था 1360 के अंदर। तो याद रखना है ये फ्रांस के साथ युद्ध किसने किया, एडवर्ड थर्ड जो था उसने फ्रांस पर आक्रमण किया था। और ये एक ऐसी घटना थी जिसमें चौसर जो था उसने लायनल ऑफ एंटीवर्प के साथ यात्रा भी करी थी। तो चौसर राइटर था तो लिटरेचर के ऊपर उसका प्रभाव होना ये स्वाभाविक सी बात है। अगर हम बात करें विक्ट्री ऑफ क्रीसी एंड पोइटियर्स की, तो ये क्या था, विक्ट्री ऑफ क्रीसी एंड पोइटियर्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर अपने को पढ़ना पड़ेगा कि बैटल ऑफ क्रीसी क्या था। बैटल ऑफ क्रीसी क्या था, तो ये क्या था, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अंग्रेजों ने फ्रेंच लोगों को डिफीट किया एट द बैटल ऑफ क्रीसी ऑन अगस्त 26, 1346, यानी 26 अगस्त 1346 को क्रीसी के युद्ध में जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने फ्रेंच को डिफीट किया। द इंग्लिश आर्मी लेड बाय किंग एडवर्ड थर्ड, इंग्लिश आर्मी का नेतृत्व उसमें किंग एडवर्ड थर्ड कर रहे थे, वॉज रिलेटिवली स्मॉल बट डिसिप्लिन्ड, यानी वो छोटी थी लेकिन अनुशासित थी। एंड यूज द लॉन्ग बो एंड क्लोज ऑर्डर फॉर्मेशन टू ओवरहेम द फ्रेंच कैवलरी का मतलब घुड़सैना। द ब्लैक प्रिंस ऑल्सो नॉन एज एडवर्ड ऑफ वुडस्टॉक, ये ब्लैक प्रिंस जो था उसको एडवर्ड ऑफ वुडस्टॉक भी कहते थे, प्लेड ए की रोल इन द बैटल, यानी इस ब्लैक प्रिंस ने इस बैटल के अंदर, बैटल ऑफ क्रीसी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ब्लैक प्रिंस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। तो ये भी बात आपको याद रखनी कि बैटल ऑफ क्रीसी क्या था। बैटल ऑफ पोइटियर्स क्या था, बैटल ऑफ पोइटियर्स वॉज फाउट इन 19 सितंबर 1356, यानी 19 सितंबर 1356, यानी जो बैटल ऑफ क्रीसी था उसके 10 साल बाद, वो 46 में हुआ, ये 56 में हुआ, बिटवीन ए फ्रेंच आर्मी कमांडेड बाय किंग जॉन सेकेंड। वहाँ पर किंग एडवर्ड थर्ड जो है वो लेड कर रहे थे, यहाँ पर कमांड दे रहे थे किंग जॉन सेकेंड, यहाँ किंग जॉन सेकेंड जो है उसके कमांडिंग ऑफिसर थे। एंड एंग्लो गैस्कन फोर्स अंडर एडवर्ड द ब्लैक, यानी यहाँ पर किंग जॉन सेकेंड और एंग्लो गैस्कन फोर्सेस भी थी, वो किसके अंडर में थी, एडवर्ड के द ब्लैक प्रिंस जो था उसके अंडर में थी। तो ये हमारे बैटल ऑफ पोइटियर्स और बैटल ऑफ क्रीसी की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं ब्लैक डेथ इंसिडेंट क्या थी। ये 1362, 67 और 1370 इसमें ब्लैक डेथ की इंसिडेंट्स हुई। कौन सी थी, देखिए ध्यान से। द एज ऑफ चौसर फेस्ड नेचुरल कैलेमिटीज एंड सोशल अनरेस्ट, जिसमें कौन सी थी, प्लेग्स एंड पेस्टिलेंसेस। पेस्टिलेंसेस एक क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, एपिडेमिक्स भी कह सकते हैं, ये पेस्टिलेंसेस थी। तो प्लेग्स एंड पेस्टिलेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड अनऑर्थोडॉक्सी केम टू द फोरफ्रंट। ये चीज़ें जो थी वो बिल्कुल सामने आ चुकी थी। इन 1348 to 49 केम द टेरिबल ब्लैक डेथ। 1348 to 49 में ब्लैक डेथ की घटना, इट शुक द सोशल फैब्रिक वायलेंटली, इसने सामाजिक ताने बाने को बिल्कुल हिलाकर ही रख दिया खतरनाक ढंग से। तो ध्यान देना है, ये ब्लैक डेथ की जो इंसिडेंट हुई थी वो प्लेग के कारण हुई थी, पेस्टिलेंस के कारण हुई थी, और उस समय क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट भी आया था,
अनऑर्थोडॉक्सी भी आई थी। तो ये सब बातें जो थी वो एज ऑफ चौसर के अंदर हुई। इसी दौरान एक घटना और घटित होती है, वो होती है वॉट टेलर का रेबलियन, उसका भी विद्रोह हो जाता है। वॉट टेलर कौन था? जून 1381 लंदन के अंदर जिसकी मृत्यु हुई थी, वॉज द लीडर ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381। उस समय पीजेंट की रिवोल्ट हुई थी 1381 में, द फर्स्ट ग्रेट पॉपुलर रेबलियन इन इंग्लिश हिस्ट्री। अंग्रेजी इतिहास में सबसे लोकप्रिय विद्रोह यही था। हिज लीडरशिप प्रूव्ड वन ऑफ द चीफ फैक्टर्स इन द सक्सेस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श टैक्सेशन ऑफ द पुअर क्लासेस। जो पुअर क्लासेस थी उसके ऊपर हार्श टैक्सेशन किया था, उसी का लीडरशिप के अंदर, किसकी लीडरशिप में? वॉट टेलर के। कैंट रेबल्स लेड बाय वॉट टेलर, कैंट के जो रेबल्स थे उनका नेतृत्व वॉट टेलर कर रहा था। एंड इसेक्स रेबल्स अंडर जॉन बॉल एंड जैक स्ट्रो, जॉन बॉल और जैक स्ट्रो के अंडर में इसेक्स के विद्रोही जो थे वो चल रहे थे। रोज 10,000 स्ट्रॉन्ग टू इन्वेड लंदन, लंदन के ऊपर आक्रमण करने के लिए लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख। द डिमांड वी विल बी फ्री फॉर एवर आवर ईयर्स एंड आवर लैंड्स, यानी हमारी लैंड और हमारे उत्तराधिकारी के अंदर हमारी ज़मीन है जो उसके लिए हम स्वतंत्र हमेशा के लिए होना चाहते हैं। तो ये बात वॉट टेलर उनका नेतृत्व करते थे। किंग रिचर्ड सेकंड जो था उस बात पर एग्री भी हो गया था, एग्रीड बट देन इन फेस टू फेस मीटिंग द किंग हैड वॉट टेलर स्टैब्ड थ्रू द थ्रोट, यानी किंग रिचर्ड सेकंड ने बात पर सहमति हो गई थी, लेकिन उसने वॉट टेलर को चाकू मार के उसके गले पर उसकी हत्या कर दी। ही डाइड एन एगोनाइजिंग डेथ उसकी हो गई उस समय। तो ये वॉट टेलर पीजेंट्स रिवोल्ट 1381, ये भी एक ऐसी घटना थी जिसने लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, तो उसको लिटरेचर को इम्पैक्ट किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी घटना जो होती है वो लिटरेचर पर गहरा प्रभाव डालती है। अच्छा, इसी समय एक आदमी जॉन वाइक्लिफ हुआ था, एक राइटर हुआ था जॉन वाइक्लिफ 1320 to 84। ध्यान देना इस बात पर। ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, वो रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार कहलाता है। कैसे? ही कंपोज द फर्स्ट इंग्लिश वर्जन ऑफ बाइबल, बाइबल का फर्स्ट इंग्लिश वर्जन जो था जॉन वाइक्लिफ ने लिखा था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जॉन वाइक्लिफ जिसका जन्म हुआ था 1330 के अंदर एंड ही डाइड इन दिसंबर 31 to 1384, वहाँ पर लुटरवर्थ के अंदर या लाइसेस्टरशायर के अंदर, लाइसेस्टरशायर जो था वहाँ पर उसकी डेथ हुई थी। वो एक इंग्लिश थियोलॉजियन था, फिलोसोफर था, चर्च रिफॉर्मर था और क्या था? प्रोमोटर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। इंग्लिश का बाइबल में फर्स्ट ट्रांसलेटर था। ही वॉज वन ऑफ द फोररनर्स ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था उसका फोररनर वो था। ध्यान देने वाली है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसमें 2 पार्ट होते हैं, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। और जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था उसकी जो लीडरशिप थी वो इसी की थी, फर्स्ट लीडरशिप में इसी की बात करेंगे, जॉन वाइक्लिफ की। तो ही वॉज इन्वाइटेड टू काउंसिल ऑफ कंस्टेंस टू एक्सप्लेन हिज व्यूज, उसकी व्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए काउंसिल ऑफ कंस्टेंस में इसको इन्वाइट किया। तो प्रोमिस्ड सेफ कंडक्ट, ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर हेरेसी एंड बर्नड एट द स्टेक। देखिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया हेरेसी के जुर्म में। हेरेसी मतलब नास्तिकता की बात करते हैं, उसके जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे उसी क्षण बर्नड, जला दिया गया, जला करके मार दिया गया। Some have called him the morning star of the Reformation because he openly taught many of the things that Luther himself taught in the 16th century। बहुत सारी बातें जो लूथर ने 16th सेंचुरी के अंदर बताई थी वो पहले ही बता चुका था। 200 to 1300 years later लूथर ने यह बताया था। He was an English Protestant reformer। ध्यान देना है। Several
several syndods declared much of Wycliffe's work to be heretical. बहुत सारे syndods जो थे, syndods मतलब मीटिंग के अंदर जो बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, उनको syndods कहते हैं। तो अनेक syndods बैठे और उन्होंने वाइक्लिफ के वर्क को हेरेटिकल बताया। इन 1415 द काउंसिल ऑफ कंस्टेंट डिक्लेयर्ड वाइक्लिफ्स ए हेरेटिक बोल दिया और एक्सकम्युनिकेटेड हिम, और एक्सकम्युनिकेट कर दिया, बैंड हिज राइटिंग एंड डिक्रीड दैट दे शुड बी बर्न्ड, ये आदेश भी निकाल दिया कि उसकी राइटिंग को जला दिया जाए, ये हेरेटिक है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ऐसा काउंसिल ऑफ कंस्टेंस ने बोला। इन 1428 पोप मार्टिन फिफ्थ हैड वाइक्लिफ्स बॉडी एक्सह्यूम्ड, ठीक है ना, जो मार्टिन फिफ्थ पोप था उसने वाइक्लिफ बॉडी को एक्सह्यूम किया, बर्न किया एंड स्केटर्ड इनटू रिवर स्विफ्ट, और उसको स्विफ्ट रिवर के अंदर फेंक दिया। ये मार्टिन फिफ्थ ने ऐसा काम किया था, किसके साथ? जॉन वाइक्लिफ के साथ। तो देखिए जितने भी रिफॉर्मर हुए, चाहे वो इंडिया में ले लें चाहे वो कहीं ले लें, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया। अब अपने बात करते हैं, ये जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ा गया, जिसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। उसी टाइम एक राइटर और हुआ था जिसका नाम था पेट्रार्क। लेकिन पेट्रार्क इंग्लैंड में नहीं हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। 1304 से 74 की बात करें तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क इसका पूरा नाम था। बोरन फ्रांसिस्को पेट्रार्क इज मोस्ट फेमस फॉर बीइंग ए पोइट ड्यूरिंग द रेनेसा एरा इन इटली। इटली के रेनेसा एज के अंदर ये मोस्ट फेमस था। इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद फाउंडिंग व्हाट इज नॉन एज रेनेसा ह्यूमनिज्म इन द 14th सेंचुरी। जो 14th सेंचुरी के अंदर रेनेसा ह्यूमनिज्म की बात होती है, उसका फाउंडर जो था वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क था, वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क था। अगर मैं बात करूं, ही इज ऑल्सो हेल्ड अप एज द मेंटर एंड आइडियल मॉडल फॉर लिरिसिज्म इन पोइट्री। पोइट्री के अंदर लिरिसिज्म जो थी, गेयता की बात करें अपने, तो उसके लिए आइडियल मॉडल जो था ना, वो भी पेट्रार्क ही था। पेट्रार्क की बात करें, पेट्रार्क इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी द फादर ऑफ द रेनेसा। इसको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहते हैं और फादर ऑफ रेनेसा भी कहते हैं। तो ध्यान देना है इस बात को कि पेट्रार्क जो था वो इटली में पैदा हुआ और फादर ऑफ ह्यूमनिज्म था, फादर ऑफ रेनेसा था, लिरिसिज्म का भी यही फादर ही था। सबसे पहले पोइट्री के अंदर लिरिसिज्म का यूज करने वाला कौन था? पेट्रार्क था। अच्छा, कई बार पेट्रार्क की जब बात आती है तो पेट्रार्कन लवर की बात भी आती है, क्योंकि पेट्रार्क ने बहुत सारे लव सोनेट लिखे थे। तो अपने बात करते हैं पेट्रार्कन लवर कौन था। पेट्रार्कन लवर इज वन हुज अनडाइंग लव फॉर अनदर इज नॉट रिटर्न्ड। पेट्रार्कन लवर वो होता है जिसका लव जो है उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। इन सम केसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पेट्रार्कन लवर्स अफेक्शन इज अनअवेयर, यानी कुछ केस में जो पेट्रार्कन लवर जो होते हैं वो अनअवेयर होते हैं। पेट्रार्कन लवर्स अफेक्शन इज अनअवेयर दैट दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। उनको पता ही नहीं होता कि वो अफेक्शन के ऑब्जेक्ट हैं। द टर्म कम्स फ्रॉम पेट्रार्क्स सोनेट इन विच द नरेटर ऑफ द पोइम पाइन्स फॉर ए लव हु विल नेवर रिटर्न द लव ही फील्स। यानी पेट्रार्कन के सोनेट्स में जो लव सोनेट्स थे उसमें ऐसी बात कही गई थी कि एक लवर है, वो अपने लव के लिए पाइन फॉर होता है, ललचाता है, लेकिन रिटर्न में उसको कोई लव नहीं मिलता। मैं यूं कह सकता हूं कि एक तरफा प्यार जो होता है वो पेट्रार्कन लव होता है, मैं ये कह सकता हूं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो पोइट आता है वो सर थॉमस वाइट आता है इसी एज में। फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बाद में सर थॉमस वाइट आता है। तो सर थॉमस वाइट is known as the father of the English sonnet। ये भी बात मैं बता देता हूँ, इंग्लिश सोनेट के फादर जो थे वो सर थॉमस वाइट थे। He was a poet and diplomat in the court of King Henry VIII
who introduced the Italian sonnet to England in the 1520s and 1530. किंग हेनरी एट्थ के कोर्ट के अंदर वो एक पोइट था और डिप्लोमेट था, जिसने, किसने, सर थॉमस वायट ने, किंग हेनरी एट्थ जो था उसने इटालियन सोनेट को इंग्लैंड में लेकर के आया था। वाइट पॉपुलराइज्ड द सोनेट, वाइट ने इस सोनेट को पॉपुलराइज्ड किया। द सोनेट बाय ट्रांसलेटिंग सोनेट बाय द इटालियन राइटर पेट्रार्क एंड राइटिंग हिज ऑन, यानी वाइट ने पॉपुलराइज किया और पेट्रार्क ने क्या किया, जो इटालियन राइटर था उसने जो भी सोनेट लिखे थे इटली के अंदर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाला सर थॉमस वाइट था। हिज राइमिंग स्कीम इन दीज पोइम्स बिकेम सो पॉपुलर दैट दे वर यूज्ड बाय द लेटर राइटर्स इंक्लूडिंग शेक्सपियर। देखिए सर थॉमस वाइट की जो राइम स्कीम थी, उस राइम स्कीम का यूज हमारे अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के द्वारा भी किया गया। तो ये सर थॉमस वाइट था। तो याद रखना है, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट थॉमस वाइट था। इसी ने ही पेट्रार्कन सोनेट जो थे उसको इंग्लैंड के अंदर पॉपुलराइज किया था, और इसी के राइम स्कीम को यूज करने वाला विलियम शेक्सपियर था। अगर हम बात करें आगे, एक और आ जाता है, वो आता है बकेसियो। बकेसियो का जो पूरा नाम था वो था जियोवानी बोकेसियो। जियोवानी बोकेसियो कौन था? ये 1313 के अंदर 1375 तक 1313 to 1375 was one of the most influential Italian writer of the Middle Ages। मिडल एजेस का सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर था, along with Dante Alighieri and Francisco Petrarca, known as Petrarch। यानी दांते एलिग्री और पेट्रार्क के साथ साथ ही इज कंसिडर्ड ए फादर ऑफ इटालियन लिटरेचर। इसको इटालियन लिटरेचर का फादर कहा जाता है। दांते को, फ्रांसिस्को पेट्रार्का को, और जो ये जियोवानी बोकेसियो था, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों को फादर ऑफ इटालियन लिटरेचर की बात कहेंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो फादर ऑफ बोकेसियो एंड पेट्रार्क की अगर हम बात करें, बोकेसियो एंड पेट्रार्क वर आल्सो टू ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन अर्ली रेनेसां इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। अगर हम बात करें आर्कियोलॉजी की, आर्कियोलॉजी में कल्चर भी आ जाती है, स्कल्पचर भी आ जाती है, पेंटिंग भी आ जाती है, लिटरेचर भी आ जाता है, सब कुछ आता है, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो ये बोकेसियो और पेट्रार्क ये दोनों इटली के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल थे रेनेसां एज में, अर्ली रेनेसां की अगर हम बात करें। पेट्रार्क इवन ऑफर्ड टू परचेज बोकेसियोज लाइब्रेरी। पेट्रार्क ने ये भी ऑफर किया था कि बोकेसियो की लाइब्रेरी को परचेज कर लें, सो दैट इट वुड बिकम पार्ट ऑफ पेट्रार्क्स लाइब्रेरी, ताकि वो पेट्रार्क की लाइब्रेरी बन जाए। वाई वुड बोकेसियो बी सो एंटी क्लैरिकल? उसको एंटी क्लैरिकल क्यों कहा गया? ही सर्टेनली वॉज मैनी अदर स्टोरीज इन द डेकरन टच ऑन द थीम। जैसे डेकेमरन जो थी वो बोकेसियो के द्वारा लिखी गई एक बुक थी, इसमें 10 स्टोरीज है और 10 डेज में बताई, जिसके डेका से, डेका का मतलब 10 होता है, डेकेमरन, डेकेमरन का मतलब 10 कहानियाँ हैं। तो ये बोकेसियो ने लिखी थी, जियोवानी बोकेसियो ने। बट फ्रॉम ऑल अवेलेबल एविडेंस ही वॉज ऑल्सो बिलीविंग क्रिश्चियन। कई लोग कहते हैं कि वो क्रिश्चियन नहीं था, वो एंटी क्लैरिकल था, क्रिश्चियन धर्म का विरोधी था। हैं कुछ स्टोरीज जो है डेकेमरन में मिलती है, वहाँ पर ये साबित हो जाता है कि वो एंटी क्लैरिकल था। परंतु मैं बात बता देता हूँ आपको कि जियोवानी बोकेसियो जो था वास्तव में क्रिश्चियन ही था। ओके, सेवरल स्कॉलर्स ऑफ बोकेसियो लाइक टू बिलीव दैट Fiammetta of the Brigata was based upon a real woman, Maria di Aquino, with whom Boccaccio fell in love। बहुत सारे स्कॉलर जो है, बोकेसियो के बहुत सारे स्कॉलर की बात करते हैं, वो बिलीव करते हैं, एक बुक लिखी थी Fiammetta of the Brigata, ये बुक लिखी थी Fiammetta of the Brigata। ये बुक जो लिखी थी वो मारिया डी एक्विनो, जिसके साथ बोकेसियो प्यार करता था, उसके ऊपर आधारित थी, मारिया डी एक्विनो।
तो यहाँ आपको फियामेटा ऑफ ब्रिगेटा की बात कर सकता है नेट के अंदर, सेट के अंदर, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ आपसे पूछ सकता है कि फियामेटा ऑफ द ब्रिगेटा किसने लिखी, तो आप लिखोगे जियोवानी बोccaccio ने लिखी। ये किसके ऊपर आधारित थी, तो ये कहेंगे मारिया डी एक्विनो, जिससे वो लव करता था, उसकी बिलव्ड थी, उसके ऊपर आधारित थी, उसके ऊपर बेस्ड ये बुक थी, ठीक है ना। और डेकेमरन किसने लिखा, ये भी पूछ सकता है। और डेकेमरन की थीम क्या है, तो ये भी पूछ सकता है। और कौन सी बुक ऐसी है जिसके आधार पर ये बात पता चलती है कि वो एंटी क्लैरिकल था, तो आप कहेंगे डेकेमरन। ओके, तो दे राइट न्यू कंटेंट एंड वेरीफाई एडिट कंटेंट रिसीव्ड बाय कंट्रीब्यूटर्स। डेकेमरन कलेक्शन ऑफ टेल जियोवानी बोccaccio प्रोबेबली कंपोज्ड बिटवीन 1349। ध्यान देना है कि ये जो डेकेमरन थी वो 1349 से 1353 के बीच में लिखी थी। बोccaccio वॉज एक्चुअली अवेयर ऑफ हिज पोजिशन एज मीडिएटर बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग कल्चर के बीच में वो मीडिएटर था। कौन, बोccaccio। क्लासिकल, मिडाइवल, इटालियन, फ्रेंच, लैटिन, इन सब कल्चर के बीच में मीडिएटर कौन था, बोccaccio। एंड क्रिश्चियन एंड पैगन, सारी बात कर लेता हूँ। क्लासिकल लिटरेचर की बात कर लेता हूँ, क्लासिकल कल्चर की बात करता हूँ, मिडाइवल कल्चर की बात करता हूँ, इटालियन कल्चर की बात करता हूँ, फ्रेंच कल्चर की बात करता हूँ, लैटिन कल्चर की बात करता हूँ, क्रिश्चियन की बात करता हूँ, पैगन की बात करता हूँ। तो उन सब कल्चर के बीच में बोccaccio जो था मीडिएटर था। Thus he stand as an important figure in the development of European humanist literary culture that defines the Renaissance and beyond। इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व था जो कि यूरोपियन ह्यूमनिस्ट लिटरेरी कल्चर को डिफाइन करता है, रेनेसा एज में भी और रेनेसा के बियॉन्ड में भी। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें बाय कंट्रास्ट, शेक्सपियर हैड रेड जियोवानी बोccaccio। मैं ये कहूँ कि शेक्सपियर ने भी जियोवानी बोccaccio को स्टडी किया था। हुज डेकेमरन वॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। शेक्सपियर ने जो बुक लिखी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये कहाँ से लिखी, डेकेमरन ने में जो स्टोरीज थी वही उसका बेस था, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, उसका बेस जो था वो डेकेमरन ही था। इसलिए अपने कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने भी जियोवानी बोccaccio की स्टडी की थी। द डेकेमरन हैड बीन ट्रांसलेटेड इज अर्ली। डेकेमरन वर्ड जो है वो ग्रीक से डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। द वर्ड डेकेमरन मीन्स द 10 days। डेकेमरन का अर्थ होता है 10 दिन, ग्रीक वर्ड है। इट इज एन एल्यूजन टू सेंट एम्ब्रोसिस हेक्सामेरन। ध्यान देना, यहाँ पर सेंट एम्ब्रोस जो था उसने 6 दिन की बात करी थी, हेक्सामेरन की बात करी थी, वो लिखी थी। उसका एल्यूजन यहाँ दिखाई देता है, उसकी कॉपी यहाँ दिखाई देती है। सेंट एम्ब्रोस जो था उसने हेक्सामेरन लिखी थी और इसने डेकेमरन लिखी थी, उसी की तरह जिगर। तो एक पोइटिक अकाउंट ऑफ द क्रिएशन स्टोरी, जेनेसिस टोल्ड ओवर 6 days। जेनेसिस जो थी पोइटिक अकाउंट ऑफ द क्रिएशन स्टोरी की बात करते हैं, ये सेंट एम्ब्रोस ने लिखी थी, हेक्सामेरन जिसमें जेनेसिस था, जिसने क्रिएशन की स्टोरी बताई थी वो 6 दिन में बताई थी। तो ये 6 दिन की कहानी थी, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो ये 6 दिन की नहीं, ये 10 days की थी, जो कि किसने लिखी थी, जियोवानी बोccaccio ने लिखी थी। तो आपको विशेष रूप से जियोवानी बोccaccio की बात करते तो इटालियन था, डेकेमरन लिखी थी और डेकेमरन पर बेस्ड था ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये पूछ सकता है आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में। और डेकेमरन वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक से आया, ये भी पूछ सकता है। और डेकेमरन में एल्यूजन किसका, ये भी पूछ सकता है। सेंट एम्ब्रोस का हेक्सामेरन है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इस एज के अंदर तो मेन मूवमेंट क्या थे, मूवमेंट की बात करते हैं तो मेन मूवमेंट ऑफ द एज वाज ह्यूमनिज्म। इस एज का जो मूवमेंट था वो ह्यूमनिज्म था। मैं बात बता देता हूँ, यहाँ मैंने ऐसे चीज़ों को शामिल क्यों किया, हालांकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, आप वीडियो देखते रहें, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ह्यूमनिज्म जो था, एज ऑफ ह्यूमनिज्म की बात करें, ह्यूमनिज्म इन 14th century। व्हाट इज ह्यूमनिज्म, पहले बात करते हैं ह्यूमनिज्म है क्या। ह्यूमनिज्म वॉज कल्चरल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ये कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था।
जो किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइजिंग क्लासिकल ग्रीक और रोमन वैल्यूज़। ये कहता है क्लासिकल ग्रीक और रोमन वैल्यूज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता था। पहली बात याद रखें, क्लासिकल ग्रीक और रोमन वैल्यूज़ के ऊपर एम्फेसाइज करने वाला जो मूवमेंट था वो ह्यूमनिज्म था। दूसरी बात, ह्यूमन पोटेंशियल एंड इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, यानी एक व्यक्ति को इर्द गिर्द सारा ह्यूमनिज्म घूमता है। ह्यूमन पोटेंशियलिज्म की बात करता है, मनुष्य की शक्ति की बात करता है, मनुष्य के प्रभुत्व की बात करता है और मनुष्य के व्यक्तित्व की बात करता है ह्यूमनिज्म। रीजन एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की बात करता है, तर्क और बौद्धिक जिज्ञासा की बात जो है वो ह्यूमनिज्म करता है। ह्यूमनिज्म बात करता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग की बात करता है। क्लासिकल लर्निंग की बात जो है वो भी ह्यूमनिज्म ही करता है। ये भी याद रखना है, ह्यूमनिज्म किसकी बात करता है? क्लासिकल, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। जो प्राचीन समय में जितनी भी लेख लिखे गए उसको पढ़ें, उसका पुनरुत्थान हो। तो ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, क्लासिकल ग्रीक और रोमन वैल्यूज़, ग्रीक और रोमन की बात करता है, इटालियन की नहीं। क्लासिकल ग्रीक और रोमन वैल्यूज़ की बात करता है, ह्यूमन पोटेंशियलिटी की बात करता है, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, रीजन और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की बात करता है और रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग की बात करता है। तो चार चीज़ें जो ह्यूमनिज्म जो है वो आपको बताता है। तो आपको पूछ सकता है व्हाट इज़ ह्यूमनिज्म। अच्छा, जो 14th सेंचुरी का ह्यूमनिज्म था उसकी की फीचर्स क्या थे? 14वीं शताब्दी, यही तो एज ऑफ चौसर वाली बात करते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट्स, जितने भी क्लासिकल विषय वस्तुएं थी उनको रिवाइव किया गया। कैसे? स्कॉलर साउट आउट एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो विद्वान लोग जो थे उन्होंने प्राचीन समय में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनकी खोज शुरू कर दी। दूसरी बात, फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानवीय अनुभवों के ऊपर उन्होंने जोर दिया। एम्फसाइज ऑन ह्यूमन इमोशंस, थॉट्स एंड अचीवमेंट, यानी उन्होंने क्या किया, इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य के इमोशंस क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके अचीवमेंट क्या है। तो फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, पहली बात क्लासिकल टेक्स्ट का रिवाइवल। दूसरी बात, ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया। थर्ड बात करें, वो सेक्युलरिज्म के ऊपर जोर देते हैं, किसी धर्म विशेष पर बात नहीं करते। शिफ्ट फ्रॉम रिलीजियस टू वर्ल्डली कंसर्न्स। आपको मैंने बताया कि थियोलॉजी एज ऑफ चौसर का मुख्य रिसर्च का विषय था, लेकिन अगर जियोवानी बकेसियो आया और उसने ह्यूमनिज्म की नींव डाली तो वहाँ से सेक्युलरिज्म वर्ड जो था वो आया। तो रिलीजियस टू वर्ल्डली कंसर्न की बात करता है, धार्मिक से वर्ल्ड की तरफ जाता है। एजुकेशन की बात करते हैं तो लिबरल आर्ट्स और एजुकेशन की बात करता है। वो जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी आर्ट्स है, उसके प्रति लिबरल रहना, उन सबको अडॉप्ट कर लेना, लिबरल आर्ट की बात करता है, उसकी वकालत करता है। और लिबरल आर्ट्स एजुकेशन की बात करता है, सिविल एंगेजमेंट की बात करता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिस्ट पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म हो, लोगों में सुधार आए, अंधविश्वासों से दूर हो, ये बात ह्यूमनिज्म करता है। तो 5 मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ कि 5 की फीचर्स है। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट, फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, सेक्युलरिज्म, एजुकेशन, सिविल एंगेजमेंट, ये 5 की फीचर्स है ह्यूमनिज्म की। और ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंशियल 14th सेंचुरी ह्यूमनिस्ट थे कौन, यानी ये 14वीं शताब्दी के जो मानवतावादी लोग जो थे वो कौन थे? तो मैं बात बता देता हूँ, ये सारे के सारे इटालियन थे। पहली बात करता हूँ तो पेट्रार्क था, फ्रांसिस्को पेट्रार्क की बात करें 1340-1374 में हुआ। इटालियन पोइट था, स्कॉलर था, कंसिडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। तो ये इटालियन पोइट था, स्कॉलर था, उसको भी फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं। बकेसियो जो था वो उसके बाद हुआ था 1313 to 1375। ये इटालियन राइटर था, पोइट था, डेकामेरन का ऑथर था। तो बकेसियो, जिवानी बकेसियो, इसकी बात करें तो वो भी ह्यूमनिस्ट था। उसके बाद कोलुसी,
कोलुसियो सैल्यूटाटी ये भी इटालियन स्टेट्समैन एंड स्कॉलर था। कोलुसियो सैल्यूटाटी ये तीसरा आदमी था। चौथा लोरेंजो वाला जो था वो इटालियन फिलोसोफर और क्रिटिक था। तो ये चार आदमी थे 14th सेंचुरी के अंदर। कौन कौन से? पेट्रार्क, बोकेसियो, कोलुसियो सैल्यूटाटी और लोरेंजो वाला। तो ये चार आदमी थे। अब क्या है, ह्यूमनिज्म का 14th सेंचुरी की सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्या पड़ा कि रेनेसां प्रीकर्सर ह्यूमनिज्म लेड ग्राउंड वर्क फॉर द रेनेसां। याद रखने, जब रेनेसां आया, रेनेसां के लिए ग्राउंड वर्क का काम करने वाला जो था ना, वो ह्यूमनिज्म था। अगर ह्यूमनिज्म नहीं होता तो रेनेसां भी नहीं आता, पुनर्जागरण होता ही नहीं। तो रेनेसां का प्रीकर्सर जो था वो ह्यूमनिज्म था। दूसरी बात, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए। कौन से? एम्फेसिस ऑन क्लासिकल लर्निंग, ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन। क्लासिकल लर्निंग के ऊपर जोर दिया तो उसने एजुकेशन को रूपांतरित कर दिया, उसका रूप ही बदल दिया। लिटरेरी रिवाइवल हुआ ह्यूमनिज्म से। ये भी प्रभाव हुआ कि ह्यूमनिज्म इंस्पायर्ड न्यू लिटरेरी स्टाइल और न्यू जानर्स। नए स्टाइल के अंदर लोग लिखने लगे, नए जानर, न्यू जानर्स का डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ, आर्टिस्टिक इनोवेशन हुई, कलात्मक खोज हुई, नवाचार हुए। ह्यूमनिस्ट आइडियल्स इन्फ्लुएंस्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट और आर्किटेक्चर भी जो थे वो ह्यूमनिस्ट से प्रभावित हुई। तो याद रखना, ह्यूमनिज्म जो था 14th सेंचुरी की सोसाइटी पर रेनेसां प्रीकर्सर था। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुआ, लिटरेरी रिवाइवल हुआ, आर्टिस्टिक इनोवेशन हुआ। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है कि 14th सेंचुरी पर ह्यूमनिज्म का क्या प्रभाव था। अब इसके की वर्क्स की बात कर लें। की वर्क्स कौन के थे? ह्यूमनिज्म से संबंधित जो मुख्य काम जो थे, वो कृतियाँ कौन की थी? तो ये याद रखना कि पेट्रार्क ने लिखा था द असेंट ऑफ मॉन्ट वेंटॉक्स। द असेंट ऑफ मॉन्ट वेंटॉक्स ये पेट्रार्क ने लिखा था। ये पूरा का पूरा ह्यूमनिज्म के बारे में था। द असेंट ऑफ मॉन्ट वेंटॉक्स 1336 के अंदर। और बोकेसियो ने लिखा द डेकामरन 1351 to 1353। सैल्यूटाटी ने लिखा डी लेबोरिबस हरक्यूलिस। डी लेबोरिबस हरक्यूलिस ये सैल्यूटाटी ने लिखा। ये भी ह्यूमनिज्म का ग्रंथ है। तो तीन मेन याद रखने हैं। असेंट ऑफ मॉन्ट वेंटॉक्स, असेंट ऑफ मॉन्ट वेंटॉक्स ये पेट्रार्क ने लिखा था, इटालियन लैंग्वेज में लिखा था, ये ह्यूमनिज्म का था। बोकेसियो ने डेकामरन लिखा था इटालियन लैंग्वेज में। सैल्यूटाटी ने डी लेबोरिबस हरक्यूलिस, डी लेबोरिबस हरक्यूलिस ये सैल्यूटाटी ने लिखा था। अब अपने बात करते हैं इसके पीछे चैलेंजेस कौन सी थी। चैलेंजेस क्रिटिसिज्म की अगर बात करें ह्यूमनिज्म की, तो चर्च की अथॉरिटी के साथ इसका हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा, वाद विवाद रहा। ह्यूमनिज्म सेक्युलर फोकस स्पार्क्ड टेंशन। ध्यान देना है, ह्यूमनिज्म ने सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ रहा था, तो चर्च के साथ उसके हमेशा आंकड़े विरोध करे। दूसरी बात, सोशल इनइक्विटी की बात हुई। ह्यूमनिज्म प्राइमरीली बेनिफिटेड द इलीट, यानी ह्यूमनिज्म से किन लोगों को फायदा हुआ? जो इलीट वर्ग था, संपन्न वर्ग जो था, अभिजात्य वर्ग जो था, उसको ह्यूमनिज्म का फायदा हुआ। इसलिए सोशल इनइक्वलिटी बढ़ी ह्यूमनिज्म से। उनके बारे में ये ग्रंथ लिखे गए। तीसरी बात, लिमिटेड जियोग्राफिकल स्कोप, यानी ये ह्यूमनिज्म जो है वो लिमिटेड एरिया तक ही विकसित रहा। इटालियन कन्फाइंड, यानी इनिशियली कन्फाइंड टू इटली, प्रारंभ में ये इटली तक सीमित होकर के रह गया। तो ये तीन चैलेंजेस थी। कौन कौन सी? कि ह्यूमनिज्म जो था वो चर्च के साथ इसके आंकड़े 36 के रहे, यानी ह्यूमनिज्म सेक्युलर फोकस स्पार्क टेंशन। सोशल इनइक्वलिटी रही, यानी इलीट के ऊपर उसने जोर दिया। लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्कोप हुआ। अगर हम बात करें लिगेसी, विरासत की बात करें, तो ह्यूमनिज्म से क्या मिला हमें? तो ह्यूमनिज्म से मिला क्या? लिगेसी, ह्यूमनिज्म क्या छोड़ के गया? उसने रेनेसां थॉट को शेप किया। रेनेसां की जो थॉट थी उसको शेप करने वाला ह्यूमनिज्म था। दूसरी बात करें तो इन्फ्लुएंस्ड एनलाइटनमेंट थिंकर्स।
एनलाइटनमेंट थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया उसने, जो विचारक जो थे उनको प्रभावित किया। तीसरी बात, कंट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज, यानी आधुनिक जो पश्चिमी मूल्य थे उनके अंदर भी ह्यूमनिज्म में योगदान दिया। तो ये बात आपकी हुई कि ह्यूमनिज्म क्या था। और आज की वीडियो में मैं कहता हूँ इतना ही काफ़ी है। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चौसर ने क्या किया, और चौसर के साथ इस एज ऑफ चौसर में कौन कौन से राइटर हुए जिनका एज ऑफ चौसर में बहुत ज़्यादा महत्व है। ओके, तो देखते रहिए इंग्लिश वाले मोहन सर, यूट्यूब चैनल भी और फेसबुक पेज भी। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि एक ऐप भी हमने डेवलप किया है, जिस ऐप के अंदर आप नेट सेट की तैयारी कर सकते हैं। तो वो ऐप भी ML वर्मा इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो वीडियो के नीचे मैं डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।